Hello everyone. In this subject business communication, we have to study on previous lecture our topic communication barriers. कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे. प्रीवियस 2 लेक्चर से हमारे यही टॉपिक कंटिन्यू है, तो हम आज के दिन थोड़ा सा रिफ़र कर लेते हैं. उसके बाद हमारा जो भी टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करते हैं. कम्युनिकेशन बैरियर्स. कम्युनिकेशन बैरियर्स में हमने जो भी कम्युनिकेशन है उनके बैरियर्स देखे हैं और उनके जो पॉइंट्स है टाइप्स है वही कंटिन्यू है. और साथ ही साथ जो भी बैरियर्स क्रिएट होते हैं तो उसे हम ओवरकम कैसे करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है. तो फर्स्ट हमने स्टडी किया था एक्सटर्नल और मैकेनिकल बैरियर्स. उसमें फर्स्ट था डिफेक्ट्स इन द चैनल, सेकेंड वन नॉइस एंड थर्ड वन डिफेक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. फर्स्ट वन पॉइंट है वो एक्सटर्नल बैरियर्स के बारे में था. सेकेंड वन पॉइंट है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स. उसमें हमने परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड लास्ट वन एक्सेप्टेंस, ये तीनों टॉपिक स्टडी किए थे. इन सबको हमने इन डेप्थ स्टडी कर लिया है. नेक्स्ट वन हमारा थर्ड वन टाइप था कम्युनिकेशन बैरियर्स में कल्चरल बैरियर्स. उसमें फर्स्ट हमने देखा था लैंग्वेज बैरियर्स, हॉस्टाइल एंड स्टीरियोटाइप्स बैरियर्स, इमोशनल डिस्प्ले एंड बिहेवियरल डिफरेंस. एंड फोर्थ वन था हमारा सीमेंटिक बैरियर्स. सीमेंटिक बैरियर्स में हमें सीमेंटिक बैरियर्स और इसके अलावा एक और टॉपिक दिया गया है इंडिविजुअल बैरियर्स. इंडिविजुअल बैरियर्स है उसमें आपको अगर कभी क्वेश्चन आए एग्जाम में कि इंडिविजुअल बैरियर्स, एक्सप्लेन द इंडिविजुअल बैरियर्स, तो उसमें क्या आएगा, ये जो सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स है वो पूरा कंप्लीटली और उसके नेक्स्ट जो भी टाइप्स है वो सभी जो गोल कॉन्फ्लिक्ट्स है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड्स है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स है, ये सभी है वो इंडिविजुअल बैरियर्स के मेन टॉपिक में. ये आपका जो भी नेक्स्ट वन होगा 5, 6, 7 एंड 8 वन पॉइंट है वो इंडिविजुअल बैरियर्स में कंसीडर होगा. इसलिए खास ध्यान रखिएगा कि मेन टॉपिक आपका क्या रहेगा इसमें, सब टॉपिक में इंडिविजुअल बैरियर्स. इंडिविजुअल बैरियर्स में फिफ्थ वन हमारा कंसीडर होगा सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स. और आपको अलग से भी सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन द सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स. उसमें हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, आई एटीट्यूड, लॉस इन ट्रांसमिशन एंड फोर्थ वन ओवर एंड अंडर कम्युनिकेशन. चलिए हमने कल्चरल बैरियर्स, ये सब लैंग्वेज बैरियर्स, हॉस्टाइल, स्टीरियोटाइप, इमोशनल डिस्प्ले, ये सब बिहेवियरल डिफरेंस, ये सब पॉइंट्स हमने कर लिए हैं. आज का हमारा टॉपिक था सीमेंटिक बैरियर्स. जो हमारा फोर्थ वन पॉइंट है, डी पॉइंट है, वो है सीमेंटिक बैरियर्स. सीमेंटिक बैरियर्स के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. इसलिए बैरियर्स में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कोई पर्टिकुलर या फिर जितने भी टाइप्स है बैरियर्स के, जितने भी पॉइंट्स है उसमें से ये 2 पॉइंट ही पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली. कोई भी पॉइंट पूछा जाता है, इसलिए आपको सभी पॉइंट्स के कंसेप्ट प्रॉपरली लर्न करने हैं. फर्स्ट वन हमारा आज का देखते हैं सीमेंटिक बैरियर्स. Semantic is the systematic study of meaning. That is why the problem arising from expression or transmission of meaning in communication are called semantic problems or barriers. Semantic barriers है उसे हम कैसे कहते हैं कि अगर आपको कोई भी कंसेप्ट है या फिर मैसेज है एक्सप्रेस करने में, मैसेज को ट्रांसफ़र करने में कोई भी प्रॉब्लम रेज होती है, प्रॉब्लम अराइज होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीमेंटिक बैरियर्स कहते हैं. ओरल और रिटन कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन वर्ड्स. ओरल और रिटन कम्युनिकेशन किस पर बेस्ड है, जो भी वर्ड्स है उस पर बेस है. ओरल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स के थ्रू मैसेज को इन्फॉर्म करते हैं और रिटन कम्युनिकेशन में हम जो भी मैसेज है उसे नोट डाउन करते हैं. एंड वर्ड्स लिमिटेड इन नंबर मे बी यूज्ड इन अनलिमिटेड वेज. वर्ड्स में अगर हम नंबर यूज़ करें तो नंबर तो लिमिटेड रहते हैं बट अनलिमिटेड वे से हम उसे यूज़ कर सकते हैं. द मीनिंग इज इन द माइंड ऑफ द सेंडर एंड ऑल्सो इन
दैट ऑफ द रिसीवर, कि उसका जो मीनिंग है वो सेंडर के माइंड में भी क्लियर होता है और रिसीवर के माइंड में भी। बट ऑब्वियस है कि जो नंबर्स है, नंबर हम यूज़ करते हैं कि कोई पटरी मैसेज के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, उस तरीके का होता है, या फिर नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म के थ्रू मैसेज कोई भी ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों के माइंड में क्लियरली मीनिंग है वो क्लियर होता है माइंड में। But it is not always necessary for the meaning in the mind of the sender to be the same as in the mind of the receiver. ये खास समझिएगा कि ये जो मीनिंग है, ये मीनिंग हम सोचते तो है कि ये जो मीनिंग है वो माइंड ऑफ द सेंडर टू बी नॉट द सेम ऑफ द रिसीवर, कि जो भी ये देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन की गई है कि बट इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर द मीनिंग इन द माइंड ऑफ द सेंडर टू बी द सेम एज इन द माइंड ऑफ द रिसीवर, कि कई बार मैसेज में क्या होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म के बारे में तो हम सबको पता ही रहता है, सेंडर और रिसीवर दोनों को, बट सेंडर के माइंड में न्यूमेरिकल फॉर्म को लेके उसने कैसे मैसेज कन्वर्ट किया है, वहीं एज अ सेम मीनिंग रिसीवर के माइंड तक में भी नहीं रिसीव होता है, क्योंकि सेंडर ने भी अलग इंटरप्रेट किया होगा और रिसीवर भी ये न्यूमेरिकल जो भी मैसेज होगा उस मैसेज को जो भी सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉपरली है वो समझ पाएगा नहीं। इसलिए हमें ये खास ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट हो तो फिर सेंडर और रिसीवर कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस वो 100% परफेक्टली कंप्लीट नहीं होती है, उसमें कोई ना कोई तो बैरियर्स है वो क्रिएट हो ही जाते हैं। नेक्स्ट वन हम स्टडी करते हैं सिमेंटिक बैरियर्स में ही कंटिन्यू है। As we know, words have multiple meanings. For example, a reference to the Random House Dictionary will show that the word stall has 25 meanings, including technical meaning used in specialized activities. Similarly, the words charge, check, ring, spring have a several meanings. ये जो रैंडोल करके एक डिक्शनरी के बारे में बताया गया है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि ये जो रैंडम हाउस डिक्शनरी है उसमें स्टॉल का जो भी वर्ड है उस वर्ड के 25 मीनिंग अलग अलग दिए गए हैं। तो फिर हमें ये नहीं पता है, अगर सेंडर ने स्टॉल वर्ड यूज़ किया है और हमने डिक्शनरी में देखा, हमें मीनिंग नहीं पता है तो डिक्शनरी में देखा, तो डिक्शनरी में तो 25 मीनिंग होंगे, लेकिन वो 25 में से हमें कौन सा मीनिंग लेना है वो किस पर डिपेंड करेगा, रिसीवर पर डिपेंड करेगा, कि रिसीवर अपने परसेप्शन के बेस से, अपनी थॉट प्रोसेस के बेस पर से वो कोई भी मीनिंग उसमें से ले लेगा। इसलिए यहाँ पे बताया गया था कि जो भी सेंडर है, जो मैसेज है वो सेंड करेगा, वही सेम मैसेज रिसीवर प्रॉपर वे से नहीं समझ पाएगा। कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए यही बताया गया है कि मीनिंग ज़्यादा होने की वजह से कई बार वर्ड्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी दिया गया है। एक तो हमें यहाँ पे दिया गया है डिक्शनरी का जो स्टॉल का 25 मीनिंग दिया गया है, इंक्लूडिंग उसमें टेक्निकल मीनिंग यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़। टेक्निकल मीनिंग भी यूज़ किए गए हैं जो स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। सिमिलरली द वर्ड्स चार्ज, चेक, रिंग, स्प्रिंग हैव सेवरल मीनिंग्स। ये देखिए ये भी अलग वर्ड है कि उसके भी कई सारे सेवरल मीनिंग से बताए गए हैं, चेक के, रिंग के, स्प्रिंग के, चार्ज के। और कई बार अगर आप डिक्शनरी रिफ़र करते होंगे तभी कई वर्ड्स ऐसे आते हैं जो कोई भी वर्ड्स हो, वर्ड्स की डिक्शनरी अलग, डिक्शनरी सब्जेक्ट वाइज डिक्शनरी अलग अलग होती है। बिजनेस कम्युनिकेशन है तो बिजनेस कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई वर्ड्स का मीनिंग आपको देखना है तो वो मीनिंग आपको किस तरीके देखना है, बिजनेस कम्युनिकेशन के पॉइंट से। आप इकोनॉमिक्स के पॉइंट से भी उसकी भी अलग डिक्शनरी आती है, आपको पता नहीं होगा। अकाउंटिंग की भी अलग डिक्शनरी आती है, इकोनॉमिक्स की भी अलग डिक्शनरी आती है, कि सभी सब्जेक्ट वाइज जो भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसके मीनिंग डिफरेंट रहते हैं, सेम नहीं रहते हैं। Words like minute and wind are pronounced in two different ways to mean
टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। ये देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स दिए गए हैं, माइन्यूट एंड विंड। ये प्रोनाउंस किए जाते हैं डिफरेंट वे थ्रू, और उसका जो एंटायर थिंग है, जो मीनिंग है, वो भी डिफरेंट रहेगा, वो भी सेम रहेगा नहीं। Beside there are adjective and adverb which are almost always relative in the meaning. They convey far, fast, few, convey different distance, speed and number to different persons. यहाँ पे हमने बताया गया है कि जो ये एडजेक्टिव है और एडवर्ब है वो ऑलमोस्ट रिलेटिव मीनिंग बताए गए हैं, कि रिलेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। एडवर्ब होते हैं और जो एडजेक्टिव होते हैं वो आपको ग्रामर के पॉइंट्स में ये वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सब आपको आ गए हैं, तो फिर आपको पता ही होगा एडजेक्टिव और एडवर्ब। और आपको ये सेम 3 में भी शायद ये कंटिन्यू हो गए ग्रामर के पॉइंट्स में। और वर्ब के बारे में तो आपको लेक्चर भी कंटिन्यू हो गया है शायद, तो फिर आपको पता ही होगा एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में। ये क्या होता है कि ऑलमोस्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब के सेम मीनिंग, सेम तो नहीं लेकिन रिलेटिव मीनिंग है, वो कन्वे करते हैं। फार, फास्ट, फ्यू, कन्वे डिफरेंट डिस्टेंस, स्पीड एंड नंबर टू डिफरेंट पर्सन। यहाँ पे वर्ड्स भी दिए गए हैं कि इसके थ्रू हमें क्लियरली पता भी चल जाए कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के थ्रू हम किस तरीके से पता कर पाए। नेक्स्ट वन है हमारा, फ्रेज कैन बी मोर ट्रिकी। अ रेड एंड ब्लू कारपेट मीन्स 2 कारपेट, while a red and blue carpet is 1 carpet in 2 colors। यहाँ पे फ्रेज जो होते हैं इडियम्स एंड फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेज समझने में थोड़े ट्रिकी रहते हैं, कि फ्रेज इजीली नहीं समझ में आते हैं। हम जैसे पहेली कैसे सोल्व करते हैं सेम वैसे ही फ्रेज का होता है, तो फ्रेज है थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो यहाँ पे हमें फ्रेज बताया गया है, अ रेड एंड ब्लू कारपेट मीन्स, रेड एंड ब्लू कारपेट हमें एज अ फ्रेज हमने यूज़ किया है, तो उसका मीनिंग क्या होगा। 2 कारपेट है, एक कारपेट का कलर कौन सा है, रेड है, और सेकेंड वन कारपेट कौन से कलर की है, ब्लू कारपेट की है। इज 1 कारपेट इन 2 कलर। और यहाँ पे एक ही कारपेट में 2 कलर है, रेड एंड ब्लू। देखिए हमें यहाँ पे फ्रेज क्या दिया गया था, अ रेड एंड अ ब्लू कारपेट मीन्स 2 कारपेट है, बट वाइल रेड कारपेट एंड ब्लू कारपेट इज 1 कारपेट इन 2 कलर। एक ही कारपेट है बट एक ही कारपेट में कौन से 2 कलर हैं, रेड एंड ब्लू कलर है। यहाँ पे दूसरा भी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि ये जो टेक्निकल टर्म्स रहती है वो स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द ग्रुप ऑफ द पर्सन वो वर्क टुगेदर और वर्क इन द सेम काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन। यहाँ पे जो टेक्निकल टर्म्स रहती है वो स्ट्रिक्टली लिमिटेड रहती है, ग्रुप के लिए ही लिमिटेड रहती है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप वाइज आप सबको जो भी इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग प्रोवाइड की जाती है, और स्ट्रिक्टली आपको लिमिटेड यही कि यही वर्क आपको करना है या फिर यही समझना है आपको। आपने कई बार 10th और 12th में शायद आपको पता होगा कि ABCD करके ऐसे क्लास क्रिएट किए जाते हैं। A में क्लेवर स्टूडेंट्स, B में और C में मीडियम स्टूडेंट, वैसे ही D में डल स्टूडेंट्स होते हैं। तो फिर ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि D में डल स्टूडेंट्स ही है, वहाँ से रिवाइज भी होता है कि D में क्लेवर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, इसलिए किसी को पर्सनली नहीं लेना है। बट ये एज अ एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि जो भी वर्क आप कहीं जगह पे जॉब करते हो तो वहाँ पे ग्रुप वाइज स्ट्रिक्टली आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिस वजह से कि जो वर्क आप करते हैं वो सेम काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन क्या होता है कि सेम काइंड ऑफ आप सब वर्क करते हो। सच वर्ड कैन कंफ्यूज पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू द दैट ऑक्यूपेशनल ग्रुप। अगर आपके ग्रुप को कोई वर्ड दिया गया है, जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हो, जो भी वर्ड्स या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है ऑक्यूपेशन के लिए, बिजनेस के लिए, सेम अगर आप सेकेंड ग्रुप को यही बात इन्फॉर्म करो तो फिर वो लोगों को कंफ्यूज हो जाएंगी कि आप क्या बता रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? मैं फिर एक बार रिफर कर देती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है। 2 ग्रुप लेने हैं, एक ग्रुप को अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है वर्क करने के लिए और दूसरे ग्रुप को अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो फिर आपको क्या होगा कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के थ्रू ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इसलिए आपको जल्दी समझ में आ गया।
कोई सम ऐसा रहते हैं कि उसके आंसर तो सही आते हैं लेकिन 2 मेथड से आते हैं। तो फिर एक स्टूडेंट अगर मेरे पास आता है तो मैंने उसे एक मेथड बताई, और दूसरा स्टूडेंट आता है तो मैंने उसे दूसरी मेथड भी दोनों मेथड बताई। तो फिर कंफ्यूजन क्या होगा कि एक क्लास में जाके ये बोलेगा कि मैडम ने ये करवाया है तो ये ही सही है, और दूसरा भी वही बोलेगा। इसलिए आप सब क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे कि इसमें से सही कौन सा है, ये एक का है या फिर सेकेंड वन स्टूडेंट का है, उस तरीके से। Most of the communication is carried on through the words, whether spoken or written. Most of the communication process में क्या होता है कि spoken word या फिर जो भी रिटर्न वर्ड्स है उसी से कैरी फॉरवर्ड की जाती है। वर्ड्स है वो कैपेबल होते हैं कोई भी मैसेज है या फिर कोई भी कम्युनिकेशन या फिर कोई भी मीनिंग है वो कन्वे करने के लिए, और वर्ड्स में हमें काफ़ी सारी वैरायटी भी मिल सकती है। It is quite possible that the receiver of a message does not assign the same meaning to a word as the transmitter had intended, कि ये जो भी सेकेंड वन है पर्सन, जो भी पर्सन है सेकेंड वन पर्सन मीन्स कौन सा होगा, जो रिसीवर है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वाइट पॉसिबल है कि रिसीवर है जो मैसेज को है सेम मीनिंग के थ्रू ट्रांसमिट करे या फिर नहीं भी कर सकता है, ये हम श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते हैं। और अगर रिसीवर है वो प्रॉपर मैसेज है वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, मिस कम्युनिकेशन कहते हैं। कई बार मिस कम्युनिकेशन हो जाता है कि हमने बताया कुछ और होता है और समझने वाला समझता कुछ और है। बिजनेस कम्युनिकेशन में मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है, तो इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन में मेंशन की गए हैं जो भी एवरेज डिक्शनरी है उसके वर्ड्स। द लिटिल वर्ड रन हैज 71 मीनिंग एज अ वर्ब। रन को अगर आप एज अ वर्ब यूज़ करते हो कोई भी सेंटेंस में या फिर कहीं भी कम्युनिकेशन में, तो रन के वर्ब के फॉर्म में ही 71 मीनिंग है। सेम वे अगर रन को आप नाउन के थ्रू यूज़ करते हो तो उसके कितने मीनिंग है, 35 मीनिंग है, और रन को आप एज अ एडजेक्टिव यूज़ करते हो तो उसके 4 मीनिंग है। इफ दिस वर्ड अकर इन अ मैसेज द रिसीवर इज एन लिबर्टी टू इंटरप्रेट is any of the 110 sense, but if communication is to be perfect, he must assign to it the same meaning as existed in the sender mind when he used. अब आप सोच लीजिए कि रन को आपने मैसेज में यूज़ किया है तो जो रिसीवर है वो तो कहीं भी और से उसके पास लिबर्टी है कि वो इंटरप्रेट कर सकता है। ये जो भी 110 मीनिंग होते हैं, 71 जो वर्ब है, 35 नाउन है और 4 एडजेक्टिव है, उसमें से कोई भी वर्ड कोई भी मीनिंग वो ले सकता है। अगर उसने उनमें से जो भी सेंडर के माइंड में मीनिंग है वही एग्जैक्ट सेम मीनिंग रिसीवर ने यूज़ नहीं किया तो फिर क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। और सेकेंड वन एग्जाम्पल यहाँ पे है सिमेंटिक बैरियर्स में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स वैल्यू एंड प्रीटर लिटर इन कम्युनिकेशन, आस्क अस टू कंसिडर द फॉलोइंग 6 क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए गए हैं पीटर के अकॉर्डिंग वैल्यू के बारे में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिंग, रिंग की वैल्यू क्या है। सेकेंड वन क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लर्निंग अबाउट कम्युनिकेशन। थर्ड वन है आई वैल्यू माई गुड नेम। फोर्थ वन है आई गॉट वैल्यू फॉर माई मनी। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द टोन वैल्यू इन ऑल हिज पेंटिंग। ये सभी जो क्वेश्चन है कई बार हम स्टडी में आ ही गया है हमारे कि जो भी मीनिंग है कई बार हमें उसे अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, जो टर्म रहती है, जो उसका लिरिक्स रहता है वो अलग से हम इंटरप्रेट करते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स के कंसेप्ट आपको शायद अब क्लियर हो गए होंगे। सिमेंटिक बैरियर्स किस तरीके से क्रिएट होता है
जो भी मैसेज ट्रांसमिशन करने में या फिर मैसेज को एक्सप्रेस करने में जो प्रॉब्लम रेज होती है उसे हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं। और सिमेंटिक बैरियर से मोस्ट ऑफ द यहाँ पे किस तरीके से सिमेंटिक बैरियर्स क्रिएट होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, उसके थ्रू ही क्रिएट होते हैं सिमेंटिक बैरियर्स के प्रॉब्लम। और क्यों क्रिएट होते हैं सिमेंटिक बैरियर्स का प्रॉब्लम, क्योंकि जो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उसके कई ज़्यादा मीनिंग रहते हैं, इसलिए रिसीवर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वर्ड यूज़ करना है। तो फिर अभी तो सिमेंटिक बैरियर्स क्लियर हो गया, लेकिन अब ये सिमेंटिक बैरियर्स जो क्रिएट हुआ है उसे हमें, सिमेंटिक बैरियर्स अराइज होते हैं उसे हम कैसे रिमूव कर पाते हैं, किस तरीके से ओवरकम करते हैं, और सिमेंटिक बैरियर्स कब क्रिएट होते हैं इसके पॉइंट के थ्रू यहाँ पे दिया गया है हमारे कंसेप्ट में। तो सिमेंटिक बैरियर्स अराइज व्हेन, फर्स्ट वन हमें यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, द सेंडर्स एंड रिसीवर्स एक्सपीरियंस विथ वर्ड्स डिफर, के सेंडर होता है और रिसीवर होता है, वो क्या करता है, दोनों वर्ड्स का मीनिंग है वो डिफरेंटली क्रिएट करते हैं। सेकेंड वन है, वर्ड्स from one environment are taken out and put into an environment where they does not fit, don't fit। अगर एक एनवायरनमेंट में जो वर्ड्स लेते हैं हम, वो सेकेंड एनवायरनमेंट में फिट नहीं होता है, फिर भी हम सेम वर्ड ही यूज़ करते हैं, उस वजह से भी सिमेंटिक बैरियर्स का प्रॉब्लम रेज होता है। थर्ड वन है हमारा, कॉम्प्लेक्स फ्रेज एंड लॉन्ग कंस्ट्रक्शन आर यूज्ड। जो फ्रेज होते हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स फ्रेज यूज़ करते हैं मैसेज में, और उसका जो वो लॉन्ग कंस्ट्रक्शन है वो यूज़ करते हैं। जो हमारे फ्रेज है, लॉन्ग फ्रेज हम यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि सिमेंटिक बैरियर का प्रॉब्लम रेज होता है। हमने कारपेट का यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था, वन कारपेट इज रेड एंड वन कारपेट इज ब्लू, और रेड कारपेट एंड ब्लू कारपेट। तो उसमें तो कहीं हम दोनों तरीके से ले सकते हैं कि टू कारपेट है, एक रेड है और एक ब्लू है, और दूसरी ओर से भी ले सकते हैं कि एक ही कारपेट है लेकिन एक ही कारपेट में दोनों कलर है, रेड और ब्लू। और लास्ट वन, थर्ड वन हमारा पॉइंट है, सिमेंटिक बैरियर्स क्रिएट होने में कॉम्प्लेक्स और फ्रेज एंड लॉन्ग कंस्ट्रक्शन आर यूज्ड। एंड लास्ट वन है हमारा, एन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड इज यूज्ड व्हेन अ कॉनकरेंट वर्ड इज रिनाइड, कि जो एब्स्ट्रैक्ट में हम यूज़ करते हैं वर्ड्स, उसके थ्रू भी क्या होता है कि जो हमारा फुल्ली जो कंसेप्ट है वो रिमूव हो जाता है, कि जो रीडर है वो एब्स्ट्रैक्ट के बेस से क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कहाँ पे दिए जाते हैं। आप अगर अपनी बुक भी ओपन करो ना, तो बुक के फ्रंट में आपको एब्स्ट्रैक्ट दिया गया होता है, प्रीफेस दिया गया होता है, एब्स्ट्रैक्ट दिया गया होता है। ये किस लिए, एब्स्ट्रैक्ट में सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि आप प्रोजेक्ट करते हो, तो प्रोजेक्ट में स्पेशली बीबीए स्टूडेंट्स को पता होगा एब्स्ट्रैक्ट और जो भी प्रीफेस है उसके बारे में। एब्स्ट्रैक्ट में जो भी आप फर्दर नोट करते हो उसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, तो उसमें अगर आपने वर्ड्स है एब्स्ट्रैक्ट में यूज़ किए हैं तो फिर उसके थ्रू भी कोई रीडर होगा, आपकी बुक है या फिर आपका प्रोजेक्ट है वो रीड करेंगे, तो पहले को क्या रीड करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट रीड करेंगे। तो उस पर क्या होगा कि रीड करने से अगर आपने ड्यूल मीनिंग वाला यूज़ किए हैं वर्ड, या फिर एक वर्ड के कई ज़्यादा मीनिंग है, तो जो भी आपका कंसेप्ट है, जो भी प्रोजेक्ट है, वो प्रॉपरली वो मिसगाइड करेगा, और हो सकता है कि ये जो कहीं ज़्यादा मीनिंग होने की वजह से प्रॉब्लम भी रेज हो आपको प्रोजेक्ट सबमिट करने में भी। ठीक है, आज आपको सिमेंटिक बैरियर्स के सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक रहेगा इंडिविजुअल बैरियर्स के बारे में, उसमें हम सभी जो भी बैरियर्स है वो हम कवर अप कर लेंगे, फिर शायद 1-2 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और किसी को कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो फिर आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।